जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल साइकिल का चैप्टर है सेल डिवीजन। फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सेल साइकिल सबसे पहले देखें जी, सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज द टाइम पीरियड फ्रॉम अ सेल इज प्रोड्यूस टिल इट स्टार्ट इट्स फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। यानी कि एक सेल जब से फॉर्म होता है, फॉर्म होने से लेके मिच्योर होने तक, ठीक है। मिच्योर होने से मुराद ये है कि जब वो अपनी रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी डिवीजन स्टार्ट कर लेता है, तो उसके फॉर्मेशन से लेके उसकी फर्स्ट डिवीजन के स्टार्ट होने तक का जितना भी टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड को सेल साइकिल का नेम दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन्स होती हैं तो वो सेम सेल साइकिल जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो सेम इवेंट्स जो है वो रिपीट होते जाते हैं उसके लिए। लेकिन जब हम किसी सेल का सेल साइकिल टाइम काउंट करते हैं तो उस टाइम को हम तब तक काउंट करते हैं जब तक कि उसने अपनी फर्स्ट डिवीजन को स्टार्ट नहीं किया होता। सेल साइकिल को मेनली जो है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इंटरफेज है, एम फेज है एंड साइटोकाइनेसिस है। इंटरफेस क्या है जी? इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है। इसके दौरान सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, यानी कि फिजिकली उसके अंदर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता, लेकिन इंटरनली जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। उसके अपने आप को वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने में वो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि G1 फेज़ है, G2 फेज़ है, S फेज़ है। और कुछ सेल्स के केसेस में, हर सेल में नहीं होता, लेकिन कुछ सेल्स के और इवन एक ही सेल के अंदर सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता। तो सम टाइम जो है वो एक G0 फेज भी जो है वो इंटरफेस के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन जो है वो है जी एम फेज। एम फेज जो है ये डिवाइडिंग फेज है, जिसके अंदर डिवीजन हो रही होती है। सेल के हमें पता है कि बेसिक 2 पार्ट्स है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जब हम एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज को रिलेट किया जाता है विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और एम फेज के नेक्स्ट जो है वो 2 टाइप के एम फेज होती है, विच इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, ठीक है। फर्स्ट एम फेज से स्टार्ट करेंगे। एम फेज में इसकी टाइप है जी माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? द सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस सेल के लिए क्यों ज़रूरी है और सेल के अंदर कौन से पॉइंट्स है यहाँ पे माइटोसिस होती है, ठीक है। क्योंकि एम फेज है, एम फेज का हमने अभी पढ़ा कि एम फेज जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन है, ठीक है। तो इस तरह जो माइटोसिस है ये भी न्यूक्लियस के अंदर होगी, लेकिन कौन से न्यूक्लियस के अंदर होगी? इन द न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती। इसके अलावा माइटोसिस जो है ये मेनली कैसे वर्क करती है, प्रोसीजर क्या होता है कि माइटोसिस के दौरान एक जो सिंगल पेरेंट सेल होता है उसको डिवाइड किया जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, एंड द 2 डॉटर सेल हैव द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट्स। इसके अलावा डॉटर सेल्स जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के साथ, ठीक है। माइटोसिस क्यों ज़रूरी है बॉडी के अंदर, इसके फंक्शन क्या है? सो मेजर फंक्शंस आर, ये इन्वॉल्व होती है इन द रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स की रैपिड ग्रोथ और वाउंड हीलिंग के अंदर माइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व है। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को अगर देखें तो 4 स्टेजेस के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है, जो कि हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फर्स्ट स्टेज है जी प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज को देखते हैं, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? एट द स्टार्ट अगर आप डायग्राम से देखें तो ये इनविजिबल फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है, कॉइल होता है, और कॉइल होने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। उसके बाद क्या होता है जी न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो न्यूक्लियर लाइट जो है वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मेजर इवेंट क्या हो रहा है यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है वीडियो के अंदर कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो एक तो अनकॉइल हुए हैं, ये देखिए इस तरह से जो है वो विजिबल फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद इनका जो ये साइड पे जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगी, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोल,
और पोल के तरफ मूव करके वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे, यानी कि देखिए सेंट्रियोल्स जो है वो सेल के दोनों किनारों की तरफ चले गए हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हुए हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट हुई हैं क्रोमोसोम्स के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे काइनेटोकोर पॉइंट के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल और जो है वो अटैच हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच हो चुके हैं। यहाँ तक का जो प्रोसीजर होता है ये होता है प्रोफेज के अंदर। जब उसके बाद जो है वो काइनेटोकोर के ऊपर यानी कि क्रोमोसोम के सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं दोनों साइड से, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जो कि है मेटाफेज। अब मेटाफेज के अंदर सबसे पहले क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियर इन्वेल्प था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का न्यूक्लियर इन्वेल्प नजर नहीं आ रहा। प्रोफेज में वो डिसइंटीग्रेशन उसकी स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेटाफेज के अंदर आते आते वो कम्प्लीटली गायब हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जिन क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके थे वो वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हुए हैं इन द सेंटर। ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेल के सेंटर में उसके इक्वेटर पे आके अरेंज हो रहे हैं, और उसके इक्वेटर पे आके अरेंज होने के बाद ये जो एक अरेंजमेंट एक लाइन इनकी बनती है इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इसके अलावा क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ डी अटैच होते हैं, लेकिन अभी तक वो सेंटर में ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आती है जी एनाफेज के अंदर क्या होते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो एक स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होकर पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के बाद दोनों किनारों की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। एनाफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होती है वो होती है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रल पार्ट्स के तरफ मूव कर चुके हैं। जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो डिसेंबल हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम था क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ लेके आना, वो आ गया है। न्यूक्लियर इन्वेल्प ये देख रहे हैं दोबारा बन चुका है। क्रोमोसोम्स दोबारा से अनकॉइल हो गए हैं, न्यूक्लियोलाइज सिंथेसाइज हो गया है। सेल जो है वो सेंटर से पिंच किया है और पिंच करने के बाद जो है वो 2 के अंदर डिवाइड हो गया है, यानी कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस जो है वो बन चुके हैं। न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई, यानी कि माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस जो है उसके अंदर माइटोसिस कंप्लीट हो गई है और ये 2 न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि सेल को डिवाइड करना। ये जो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से न्यूक्लियस तो 2 है लेकिन सेल अभी तक एक ही है, सेंटर से वो अभी एक दूसरे के साथ लगा हुआ है। यहाँ से सेल को भी तोड़ना है ताकि कंप्लीटली जो है वो 2 सेल्स बन जाए, ठीक है। साइटोप्लाज्म को अब डिवाइड करना है। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स के, ठीक है। माइटोसिस में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो दोनों पोल्स की तरफ बिल्कुल सेम मूव किए हैं, उनके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आई। साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो श्रिंक करेगी, फुरो फॉर्मेशन होगी, क्लीवेज फॉर्मेशन होगी, और वो जो है वो सेंटर से पिंच करेगा, और सेंटर से पिंच करने के बाद वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएगा। डिवीजन में नेक्स्ट हम कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन्स को डिस्कस कर रहे थे। तो न्यूक्लियस की डिवीजन में हमारे पास जो नेक्स्ट डिवीजन आती है वो है मियोसिस। मियोसिस कौन सी डिवीजन है? बाय डेफिनेशन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इज नोन एज मियोसिस। मियोसिस को इसमें क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो रहे हैं यानी कि रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए जो मियोसिस है इसको रिडक्शन डिवीजन का नेम भी दिया जाता है।
देखिए जी, मियोसिस जो है वो कहाँ पे होती है और क्यों हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है। मेनली जो मियोसिस है ये जर्म सेल्स के अंदर होती है। जर्म सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि एग एंड स्पर्म फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं, जो यानी आप शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि ऐसी सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मियोसिस होती कब है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है वो मियोसिस होती है। अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो हमारे अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक जो है मदर है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, फादर है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। मदर जो है, मदर की साइड से एग आएगा। ठीक है, मदर की साइड से जो जर्म सेल होता है वो एग होता है फीमेल साइड से। अब मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब एग फॉर्मेशन होगी तो एग के अंदर जो क्रोमोसोम आएंगे वो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, ये वाली जो फॉर्मेशन है, ये वाला जो स्टेप है जिसके दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होके नेक्स्ट जर्म सेल्स बनाते हैं, यानी कि एग बनाते हैं। इस दौरान ये जो 23 क्रोमोसोम्स है ये मियोसिस की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरह जी फादर वाली साइड पे भी 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, लेकिन जो मेल साइड से जर्म सेल होता है वो स्पर्म होता है, तो स्पर्म के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं। उन 23 क्रोमोसोम्स के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो मियोसिस है। ठीक है, स्पर्म और एग दोनों के अंदर जो है वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। जब स्पर्म और एग दोनों जो है वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं जाइगोट, तो जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो अगेन 46 हो जाता है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है और एक नया बेबी जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, यंग वन डेवलप होते हैं जिसके अंदर के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने कि उनके पेरेंट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मियोसिस है, ठीक है, ये जो है वो नंबर जर्म सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करने में इन्वॉल्व होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही होती है। ठीक है, मियोसिस क्यों ज़रूरी है? जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए मियोसिस ज़रूरी है। नेक्स्ट हम इसके स्टेजेस के अंदर देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी डेवलप हो सकती है, जेनेटिक वेरिएशन किस तरह से आ सकती हैं पेरेंट्स है जो उसके उनके बच्चों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मियोसिस जो है वो जेनेटिक एवोल्यूशन के लिए भी ज़रूरी है, यानी कि जेनेटिक्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो मियोसिस का प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। मियोसिस जो है मेनली इसको 2 स्टेजेस के अंदर जो मेन स्टेजेस हैं वो 2 हैं, दैट आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है इनको नेक्स्ट 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्योंकि मियोसिस 1 है तो इसकी स्टेजेस को भी 1 से ही शो करेंगे, यानी कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इसी तरह जो मियोसिस 2 है इसका भी नेक्स्ट सेम 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन 2 है तो हर स्टेज के साथ 2 का नंबर जो है वो ऐड होगा, यानी कि इनको हम इस तरह से करेंगे, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। सबसे पहले मियोसिस 1 देखते हैं जी। मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है वो सबसे फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग स्टेज है डिवीजन की, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस 1 के अंदर। जो प्रोफेज 1 है इसको फर्दर 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जो कि हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। इन स्टेजेस को 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेज आती है जी लेप्टोटीन। ठीक है, नेम से सारे लेप्टोटीन, यानी कि इसको इस तरह से याद रखें जिस तरह किसी चीज़ का लिपटना है, किसी चीज़ का ओवरलैप करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हालत में जो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे अगर डायग्राम से देखें, नॉर्मल हालत में जो क्रोमोसोम्स है ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनविजिबल फॉर्म में होते हैं, लेकिन लेप्टोटीन स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो कॉइल अप होते हैं, कंडेंस होते हैं, और कॉइल अप होने से, कंडेंस होने से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो ये एक बीड्स स्ट्रिंग की तरह नज़र आते हैं, जिस तरह एक धागे के अंदर जो है वो मोती परोए हुए हैं, इस तरह की इनकी जो है वो शेप नज़र आती है। ठीक है, और ये किस वजह से ये शेप नज़र आती है? इट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन क्या होता है? यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह के बीड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या होता है कि अगर हम
इन क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है उसको स्ट्रेच करें, यानी कि उसको बिल्कुल ओपन फॉर्म में रखें, बिल्कुल सीधा 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 रखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इतना ज़्यादा लेंथ का जो डीएनए है उसका एक छोटे से क्रोमोसोम के अंदर या एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिटअप होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए है वो एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन की साइड पे ओवरलैप किया हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए लिपट जाता है तो उसके लिपटने से, उसकी ओवरलैपिंग से जो एक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से बीड लाइक राउंड सा स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम है। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ड्यूरिंग लेप्टोटेंट स्टेज जो क्रोमोसोम की शेप होती है वो एक बीड स्ट्रिंग की तरह की नजर आती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स का है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ड्यूरिंग लेप्टोटेंट स्टेज ही, क्योंकि नेक्स्ट उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना है, नेक्स्ट जो है वो अपनी फोटोकॉपी तैयार करनी है डॉटर सेल्स को पास आउट करने के लिए। इसलिए ड्यूरिंग लेप्टोटेंट स्टेज ही जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है वो इस तरह से ब्रेकअप करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि दरमियान जिस तरह हम रेप्लिकेशन के प्रोसीजर में पढ़ते हैं कि डीएनए जो है वो अनजिप होता है और फिर वो अपनी रेप्लिकेशन करता है, तो ये जो अनजिप होने का प्रोसीजर होता है डीएनए का वो भी लेप्टोटेंट स्टेज के दौरान ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होती है, टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये जो इनका सेंट्रल पॉइंट है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि एक के अंदर दो क्रोमोसोम है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। दो क्रोमोसोम आपस में मिलके एक पेयर बना रहे हैं। इस पेयर के अंदर क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इनको होमोलोगस पेयर कहेंगे, यानी कि ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इनके ये जो 4 आर्म्स हैं, ये जो 4 आर्म्स हैं इनको क्रोमैटिड्स का नेम दिया जाता है। अब एक ही क्रोमोसोम के जो आर्म है, यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि ये जो आर्म्स हैं क्रोमैटिड्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स का नेम देंगे। एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है और एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम जब आपस में कंबाइन करेंगे और आपस में कंबाइन करने के बाद यहाँ पे अगर जो है वो इसकी क्रोमैटिड्स की तादाद देखें तो वो 4 हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मेशन है जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये टेट्राड फॉर्मेशन हो गई है। टेट्राड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटीन स्टेज के अंदर सिनेप्सिस फॉर्मेशन होती है, सिनेप्सिस बनता है। सिनेप्सिस क्या होता है, कनेक्शन पॉइंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें देखें एक क्रोमोसोम पेयर हमारे पास ये है, एक ये है, ठीक है। अब जो रेड वाले क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में सिस्टर हैं और ये भी आपस में सिस्टर हैं, लेकिन एक ब्लू और एक रेड क्रोमैटिड को अगर दोनों को आपस में रिलेट करें तो ये दोनों आपस में जो है वो नॉन सिस्टर है, ठीक है। तो जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यानी कि एक इस क्रोमोसोम का एक इस क्रोमोसोम का, वो दोनों क्रोमैटिड्स जो है वो एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये जो इनका अटैचमेंट पॉइंट है ये है जी सिनेप्सिस फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज के दौरान क्या होता है, कैसमेटा फॉर्मेशन बनती है। कैसमेटा फॉर्मेशन में भी क्या होता है, जो हमने लास्ट स्टेज में सिनेप्सिस पढ़ा है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। इस तरह से दोनों क्रोमोसोम सब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये कैसमेटा फॉर्म बना देते हैं। कैसमेटा फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि दोनों के दरमियान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। और आफ्टर एक्सचेंज जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दो क्रोमैटिड्स होते हैं वो दोबारा से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि कैसमेटा जब वो ख़त्म हो जाता है। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये रेड, एक क्रोमोसोम ये रेड वाला है, एक ये ग्रीन वाला है।
कैस्मेटा फॉर्मेशन हुई। आफ्टर कैस्मेटा फॉर्मेशन हम देखते हैं कि ग्रीन वाले में थोड़ा सा पार्ट रेड का आ गया है और रेड वाले में थोड़ा सा पार्ट ग्रीन का आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने कैस्मेटा फॉर्मेशन की थी, सिनेप्सिस बना था और इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक दूसरे से चेंज हो गया है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे जाके जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है और जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो जो बच्चों के अंदर करेक्टरिस्टिक्स जानी होती हैं वो पेरेंट्स से थोड़ी चेंज हो जाती हैं। वो उनसे अच्छी भी हो सकती हैं, उनसे बुरी भी हो सकती है, यानी कि किसी भी सेंस में वो चेंज जो है वो आ सकता है। पैकेटिन स्टेज के बाद डिप्लोटिन स्टेज है, जिसमें जो है वो क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हुए इनके दौरान इतना सा वो रहता है कि ये आपस में कैस्मेटा के ज़रिए से अटैच होते हैं। कम्प्लीटली ये जो है वो एक दूसरे से डी अटैच नहीं होते। और इसी स्टेज के दौरान जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रोड्यूल्स होते हैं वो भी जो 90 के एंगल पे एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन होती है वो इस स्टेज में अभी स्टार्ट ही होती है। नेक्स्ट है जी डायग्नेसिस स्टेज। डायग्नेसिस स्टेज के दौरान क्या होता है, जो कैस्मेटा कनेक्शन है वो उसके आर्म्स की तरफ चला जाता है। और आर्म्स की तरफ जब कैस्मेटा कनेक्शन जाता है, यानी कि उनके जो दोनों आर्म्स होते हैं वो आपस में, जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होता है वो क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है। ये जो प्रोसीजर है जिसमें कैस्मेटा जो है वो आर्म्स की तरफ क्रोमैटिड्स के एंड्स की तरफ जाता है और क्रोमोसोम को क्वाइल करता है, इस प्रोसीजर को टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। और इस टर्मिनलाइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन अभी तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जी मेटाफेज 1 की स्टेज। मेटाफेज 1 की स्टेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोड्यूल्स जो है उनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स रिजिनेट हुए थे, तो वो स्पिंडल फाइबर्स भी एक तो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे टूवर्ड्स द सेंट्रोमियर। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस पेयर हैं वो इस तरह से बिल्कुल सेंटर के अंदर, इक्वेटर के अंदर आके अरेंज हो जाएंगे और दोनों साइड से उनके जो सेंट्रोमियर हैं उनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। एनाफेज 1 में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो क्रोमोसोम है, हर पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम से, ठीक है, तो दोनों क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं जी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अगेन जो है वो क्रोमोसोम बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स के ऊपर रीच कर देती हैं, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अगेन रीअपीयर हो जाएगी और जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियस से दो नए डॉटर न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे। मियोसिस 2 की स्टेज है जी। मियोसिस 2 में